नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीणा कस्तूरी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमने बीए फाइनल की क्लास चल रही है ये, और आप लोग सभी को पता है जैसा कि अपन ने ये तीसरी क्लास है मेरी, और जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का लिया है, और टॉपिक है हमारा पुनर्जागरण के उदय के कारण। देखिए, मैंने आपको बताया था, हमारी जो पिछली वाली क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसमें हमने बात की थी कि पुनर्जागरण क्या था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के इतिहास में जो यूरोप का मानव है वह बहुत ही अंधकारपूर्ण जीवन जी रहा था, और वह जो धार्मिक आडंबर थे उसके धार्मिक आडंबर और रूढ़िवादिता से घिरा हुआ था, और उस समय वह यूरोप का मानव पूर्ण रूप से अंधकार का जीवन जी रहा था। उसमें मानव के उदय के दूर दूर तक लक्षण नहीं थे, और वह एक सामाजिक जो धार्मिक बंधन था, सामाजिक बंधन था, उससे पूर्णतः जकड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य में कुछ ऐसे कारण उदय हुए, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके कारण से उस मानव में चेतना का विकास हुआ, नवीन चेतना का विकास हुआ, जिससे उसने नए विचारधारा के साथ सोचना स्टार्ट किया, और वह अपने ना पुनर्जन्म को, ना कि मृत्यु के बाद के जीवन को, अपितु वह अपने वर्तमान जीवन को ही सुख और समृद्धि के बनाने के बारे में विचार करने लगा। तो इसमें मैंने बताया था कि पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ था सबसे पहले पुनर्जागरण का उदय कहाँ माना जाता है? इटली में। और इटली में क्यों माना जाता है? मैंने आपको बताया था कि इटली में इसलिए माना जाता है कि इटली जो था वो एक प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र रहा है। दूसरा, इटली एक व्यापार का केंद्र था। तीसरा, वहाँ विद्वान जो थे, विचारशील, प्रगतिशील विचारों वाले विद्वान थे। चौथा, मैंने आपको बताया था कि जब इटली के अंदर शिक्षा का प्रसार हुआ तो नवीन शिक्षा और व्यापार के चलते वहाँ नवीन विचार और व्यापार का विकास हुआ, जिससे नए नए नगरों का विकास हुआ। तो आगे हम देखते हैं पुनर्जागरण के उदय के कारण। देखिए, ये चीज जो है पुनर्जागरण के उदय के कारण में मैंने आपको धर्मयुद्ध बता दिया। धर्मयुद्ध क्या था? धर्मयुद्ध में मैंने आपको बताया था कि 300 वर्षों तक जेरूसलम पर अधिकार को लेकर, किस पर? जेरूसलम पर अधिकार को लेकर धर्मयुद्ध लड़े गए, 300 वर्षों तक चले गए। तो जब इन्होंने धर्मयुद्ध लड़े तो ये मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आए, और मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आने के कारण इनमें जो उनकी प्रगतिशील संस्कृति थी उससे उन्होंने अपनी तुलना की। तुलनात्मक रूप से इन्होंने अपने आप को पिछड़ा पाया, और जब उन्होंने पिछड़ा पाया तो उन्होंने इस संस्कृति के बराबरी करने का साहस किया, और जो जितने भी तरह के बंधन थे उनको तोड़कर वो मनुष्य आगे बढ़ा। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था आपको, व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि में मैंने आपको बताया था, देखिए, व्यापारी की एक खासियत होती है, व्यापार कभी भी वो अपने व्यापार को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। व्यापारी की एक खासियत होती है व्यापारी की, कि वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जब व्यापार का बढ़ावा होता है तो नगरों का विकास होता है, नगरों का विकास होता है तो प्रगतिशील विचारों का बढ़ावा मिलता है। और ऐसी स्थिति में व्यापारिक गतिविधियों के चलते, व्यापारिक समृद्धि के चलते हुए वह मनुष्य आडंबरों से मुक्त होकर अपने नवीन जीवन का संचार करता है। आगे मैंने बताया था मुद्रण यंत्र का आविष्कार। देखिए, मैंने आपको बताया कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे आम मनुष्य जिन धार्मिक ग्रंथों पर, जो नैतिक उत्थान के ग्रंथ थे उन पर, जहां कुछ उच्च अधिकारियों का ही जो था बोलबाला था, तो ऐसी स्थिति में मुद्रण यंत्र के आविष्कार से छापेखाने का आविष्कार हुआ। छापेखाने के आविष्कार से अब गरीब व्यक्ति भी क्या था, धर्म की किताबें, पुस्तकें पढ़ सकता था, और अब उसमें भी उच्च आदर्शों का प्रवाह होने लगा। अब हम नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है, हमारा जो पॉइंट है उस पर चलते हैं हम, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट अब नोट कर लीजिएगा आप लोग। चौथा पॉइंट है हमारा कुस्तुनतुनिया पर, चौथा पॉइंट है हमारा कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। देखिए, कुस्तुनतुनिया, ये जो कुस्तुनतुनिया जगह है, इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। लिख लिया? हाँ, आगे लिखेगा इसमें, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से, और यह अधिकार कब किया था? 1453 में।
कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से पूर्वी देशों की ओर जाने वाला स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। पूर्वी देशों की ओर जाने वाला स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ऐसी स्थिति में कुस्तुनतुनिया जो कि पूर्व से पश्चिम यूरोप में जाने का प्रवेश द्वार माना जाता था। ऐसी स्थिति में कुस्तुनतुनिया जो कि पूर्व से पश्चिमी यूरोप में जाने का प्रवेश द्वार था या माना जाता था, वह अब व्यापार हेतु अवरुद्ध हो गया। अतः अब यूरोप का मानव कुस्तुनतुनिया की जगह पर नवीन मार्गों की खोज करने लगा। अतः यूरोप का मानव अब कुस्तुनतुनिया की जगह पर नवीन मार्गों की खोज करने लगा और वह इसमें काफी हद तक सफल भी रहा। यूनानी सभ्यता और संस्कृति को संजोए रखने वाले विद्वान जो कि कुस्तुनतुनिया में ही रहते थे, वह भी अब जीविकोपार्जन और सुरक्षा की दृष्टि से यूरोप में वह उसके अन्य भागों में शरण लेने लगे। ऐसी स्थिति में यूनान एवं रोमन संस्कृतियों में परस्पर सामंजस्य स्थापित हुआ अथवा पारस्परिक सामंजस्य की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ऐसी स्थिति में यूरोप एवं रोमन साम्राज्य में दोनों ही संस्कृतियों में परस्पर सामंजस्य की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और ज्ञान विज्ञान और बौद्धिक विचारों का सामंजस्य स्थापित हुआ, जिससे पुनर्जागरण का उदय हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। देखिए 1453 में क्या होता है, यह एक कुस्तुनतुनिया एक ऐसा व्यापारिक केंद्र था जो इस यूरोप और अन्य देशों से यहाँ से व्यापार होता था और ये एकमात्र यही एक रास्ता था जहाँ से यूरोप का व्यापारी व्यापार करता था। अब 1453 पर इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तुर्कों के अधिकार होने पर जो जितने भी यहाँ पे विद्वान वगैरह जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को समेटे हुए थे, तो ये क्या करते हैं, जीविकोपार्जन और अपने जीवन की रक्षा के लिए कहाँ जाते हैं, यूरोपीय देशों में जाते
जाते हैं, यूरोपीय देशों में जाते हैं, तो वहां क्या होता है, रोमन संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति में सामंजस्य स्थापित होता है। और जब विचारों का सामंजस्य स्थापित होता है तो विचारों में प्रगति आती है। विचारों में प्रगति आती है तो क्या होता है, आदमी आगे की ओर अग्रसर होता है और उसके विचारों में जो है निरंतरता आती है और निरंतरता के साथ वो प्रगति की ओर बढ़ता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वो मनुष्य क्या करता है, रूढ़िवादिता को छोड़ के आगे की ओर बढ़ता है। और आगे की ओर बढ़ता है तो उसमें क्या हुआ, उनके अंदर नवीन चेतना का संचार हुआ और उस नवीन चेतना ने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। इज दैट क्लियर? तो ये चीज क्लियर है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार का कारण। आगे हम चलेंगे, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार ये पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा का प्रसार। इसमें लिखिएगा सर्वप्रथम इटली में धर्म प्रतिबंधित शिक्षा दी जाने लगी। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, इटली जो है हमारा पुनर्जागरण का केंद्र था सबसे पहले, और क्यों था वो मैं क्लियर कर चुका हूं। तो इसमें हम आगे लिखेंगे, सर्वप्रथम इटली में धर्म प्रतिबंधित शिक्षा के स्थान पर यथार्थवादी एवं उपयोगितावादी शिक्षा पर आधारित ज्ञान का संचार किया गया या इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, जिसके चलते संपूर्ण यूरोप में नवीन शिक्षा पद्धति का प्रसार होने लगा। अतः शिक्षा पर धर्म के एकाधिकार को चुनौती दी जाने लगी। और चर्च के अनेक प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया जाने लगा। समुद्री यात्रा, जैसे क्या कौन कौन से प्रतिबंध लगा रखे थे चर्च ने? समुद्री यात्रा, जहाज निर्माण, बैंकिंग व्यवसाय, व्यापार वाणिज्य, विनिमय आदि को अब शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाने लगा। जो कि पहले चर्च के द्वारा प्रतिबंधित थे। इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पद्धति ने यूरोप में पुनर्जागरण की नवीन संस्कृति का क्रमशः विकास संभव बनाया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जिसने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। मैंने आपको बताया शिक्षा का प्रसार टॉपिक है, कारण है ये पुनर्जागरण के उदय का, इंपॉर्टेंट है।
देखिए मैंने आपको बताया इटली में सबसे पहले शिक्षा का प्रसार किया गया। इटली में शिक्षा का प्रसार हुआ तो यूरोप में इसका प्रभाव यूरोप में भी, यूरोपियन में भी, कंट्रीज में भी पड़ा। और यूरोप में जब संपूर्ण यूरोप में इसका प्रसार हुआ तो शिक्षा से क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है, चेतना का विकास होता है। बुद्धि और चेतना के विकास ने क्या किया, धर्म की रूढ़िवादिता को तर्क की कसौटी पे उतारा। तर्क की कसौटी पे उतारा तो क्या हुआ, व्यापार जो था प्रतिबंधित, जो भी जैसे कि चर्च में समुद्री यात्रा को प्रतिबंधित कर रखा था, ब्याज को प्रतिबंधित कर रखा था। तो ऐसे प्रतिबंधों को तर्क की कसौटी पर उतारा तो व्यापारी ने क्या किया, इन प्रतिबंधों का जो चुनौतियां, उनको चुनौतियां दी जाने लगी और धीरे धीरे समुद्री इस शिक्षा के उसमें क्या किया, शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापार को शामिल किया, बैंकिंग व्यवसाय को शामिल किया है। उसके बाद क्या नाम से उन्होंने क्या किया, व्यापार किया। व्यापार करने से क्या होगा, नगरों का विकास होगा। नगरों का विकास हुआ तो क्या हुआ, पुनर्जागरण का यह एक महत्वपूर्ण कारण बना। आगे लिखेगा, आगे है पुनर्जागरण का नया जो है कारण है वो है मानववाद का विकास। मानववाद का विकास। देखिए क्या है मानववाद, एक बार सोचिए क्या है मानववाद। मानववाद क्या है, देखिए मनुष्य का मैं जो मानववाद की बात कर रहा हूं, मानववाद का जो पिता माना जाता है वो पेट्रार्क है। मानववाद का सामान्य भाषा में अगर बात करें जो, तो वो अर्थ निकलता है मानव के बारे में विचार करना ही मानववाद है। मानव के जीवन के बारे में विचार करना ही मानववाद है। यदि मनुष्य के जीवन को सुधारने की कोशिश की जाती है, यदि मनुष्य के वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने की बात की जाती है तो वो क्या कहलाता है, मानववाद कहलाता है। मैं बता दूं इस मानववाद के उदय से पहले क्या था, मनुष्य जंजीरों में जकड़ा हुआ था, शोषण का शिकार होया हुआ था और उसको एक ही बात पे बेवकूफ बनाया जा रहा था कि आप इस जन्म में ऐसे कर्म करो, चर्च की सेवा करो, धर्माधिकारियों की सेवा करो और आप अपने परलोक को सुधारो। लेकिन अब इस मानववाद ने क्या किया, नहीं, इस मानववाद ने किया कि परलोक का पता नहीं है लेकिन हम हमारे वर्तमान जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे। और यह विचार देने वाला कौन था, पेट्रार्क था। पेट्रार्क को इसीलिए मानववाद का पिता कहा जाता है। तो हेडिंग लिखेगा आप, मानववाद का विकास। मानववाद का विकास, इसमें लिखेगा भूगोल गणित भाषा एवं व्यवसायोन्मुखी शिक्षा के प्रसार ने, भूगोल गणित भाषा एवं व्यवसायोन्मुखी शिक्षा के प्रसार ने यूरोप में यथार्थवादी चिंतन को जन्म दिया। यूरोप में यथार्थवादी चिंतन को बढ़ावा दिया या जन्म दिया। मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर साहित्य लिखे जाने लगा। मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर साहित्य लिखा जाने लगा। मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर साहित्य लिखा जाने लगा। प्रकृति में लिखा जाने लगा। प्रकृति में सौंदर्य और मानव जीवन को, प्रकृति में सौंदर्य और मानव जीवन को सुख बनाने की खोज की जाने लगी। मानव जीवन को सुखी बनाने की खोज की जाने लगी। मनुष्य जो धर्म और राज्य के प्रति समर्पित था, मनुष्य जो धर्म और राज्य के प्रति समर्पित था, वह अब एक साधन न होकर के उसे साध्य स्वीकार किया गया। एक साधन न होकर के उसे एक साध्य स्वीकार किया जाने लगा। राज्य व धर्म मानव के लिए, राज्य व धर्म अब मानव की उन्नति के साधन माने जाने लगे। राज्य व धर्म अब मानव की उन्नति के साधन माने जाने लगे। मानव की उन्नति के साधन माने जाने लगे। मानव की इस प्रगतिशील विचारधारा ने
अपने अज्ञान, आडंबर और रूढ़िवादी बाधाओं को दूर करके मानव हेतु प्रगति का नवीन मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी स्थिति में नए नए आविष्कारों का उदय हुआ, मानव सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ा और वह प्रत्येक चीज को तर्क की कसौटी पे स्वीकार करते हुए और वह प्रत्येक विचार को तर्क की कसौटी पे स्वीकार करते हुए विज्ञान के पथ पर चला। देखिए, मानववाद का उदय, मैंने बताया आपको मानववाद से मतलब क्या है। मैंने बताया कि पहले मनुष्य चर्च और राज्य की ऐसी जंजीरों में जकड़ा हुआ था जो मनुष्य को शोषण के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे थे। लेकिन इस मानववादी विचार ने क्या किया, मनुष्य के प्रति विचारों में परिवर्तन किया। पेट्रार्क ने कहा कि मनुष्य संपूर्ण रूप से जंजीरों से जकड़ा हुआ है, चारों ओर से जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसे अपने परलोक की बजाय अपने वर्तमान जीवन पे जोर देना चाहिए। अतः ऐसे विचारों से राज्य और धर्माधिकारियों पर भी प्रभाव हुआ और वह अब क्या करने लगा, मनुष्य के परलोक की अपेक्षा वर्तमान मानव जीवन को सुखी बनाने पर जोर देने लगा। और ऐसी स्थिति में इस विचार ने पुनर्जागरण के उदय को एक महत्वपूर्ण योगदान किया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विद्वान चिंतकों एवं साहित्यकारों की भूमिका। विद्वान चिंतकों, इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, इसमें एक और लिख लीजिएगा, लिखना चाहो तो। हाँ, वन वर्ड का क्वेश्चन है ये। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। किसको? पेट्रार्क को। तो मानववाद का पिता कौन है? पेट्रार्क। आगे लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां, पुनर्जागरण के उदय के कारण पढ़ रहे हैं हम। विद्वान चिंतकों एवं साहित्यकारों की भूमिका। विद्वान चिंतकों एवं साहित्यकारों की भूमिका। देखिए, जो विद्वान चिंतक होते हैं, हमारे विद्वान चिंतक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है साहित्य। और विद्वान क्या करते हैं? विद्वान जितनी भी रूढ़िवादी विचारधारा की प्रवृत्ति होती है उसको तर्क की कसौटी पे उतार करके हमको परिष्कृत रूप से विचार देते हैं कि ये बात गलत है, यह दूसरी बात यह सही है। जैसे कि हमारे राजा राम मोहन राय हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, दयानंद सरस्वती जी हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने हमारे यहाँ समाज सुधार का कार्य किया, जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको खत्म किया। ऐसे ही यूरोप में कुछ विद्वान हुए थे जिन्होंने पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका उठाई। और उन्होंने क्या किया? कुछ ऐसे लेख और किताबें लिखी जिससे उनके समाज में एक गहरा प्रभाव पड़ा। और उस सामाजिक, उन्होंने जो चर्च के बंधन थे, सामाजिक बंधन थे, उनको दूर किया। तो इसमें हम लिखेंगे यूनान एवं रोमन चिंतन व साहित्य के, यूनान एवं रोमन चिंतन व साहित्य के परस्पर समन्वय के पश्चात यूरोप के विभिन्न देशों में स्थानीय विद्वानों ने अपनी चिंतन धारा को नवीन साहित्य में अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया।
अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन विद्वानों ने समकालीन यूरोपीय विद्वानों में एक नवीन चेतना का प्रारंभ किया, जो कि वैचारिक क्रांति के लिए उत्तरदायी रही। दांते, पेट्रार्क और बेकन आदि यूरोप में साहित्य के माध्यम से दांते, पेट्रार्क और बेकन आदि यूरोप में साहित्य के माध्यम से वैचारिक पुनर्जागरण के अग्रदूत बने। इन विद्वान साहित्यकारों ने जनमानस के मन मस्तिष्क को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इन विद्वान साहित्यकारों ने जनमानस के मन मस्तिष्क को व्यापक रूप से प्रभावित किया और उन्होंने यूरोप के मानव मस्तिष्क को परिवर्तित तथा प्रगतिशील विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार किया। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं, यहां विचार जो होता है, विचार कभी नहीं मरता है। हम अगर भारत के इतिहास की बात करें तो एक चौधरी रहमत अली ने जिन्ना साहब को विचार दिया था और वह विचार जाके 1947 में उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो ये विचारों की शक्ति होती है। विचार एक ऐसी चीज होती है जो बारूद के ढेर में चिंगारी का काम करता है। जैसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में पढ़ेंगे कि कैसे विचारों के अंतर्द्वंद के चलते प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का सामना हमें करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में इन विचारशील प्रगतिशील विचारवादी लेखकों और विद्वानों ने यूरोप के मानव को सकारात्मक सोच के लिए, तर्क चिंतन की सोच के लिए मजबूर किया और वह अब प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर स्वीकार करने लगा, ना कि धार्मिक कसौटी पर। इससे पहले क्या चल रहा था, वे उसका खुद का कुछ पर्सनल व्यू नहीं होता था, जो भी चल रहा था चर्च का चल रहा था, चर्च के थ्रू विचार आते थे और वह उसको एक्सेप्ट कर लेता था। तो देखिए, ये हमारी आज ऑनलाइन क्लासेज जो है पुनर्जागरण को लेके हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपने चैनल और जो है बेल आइकन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पास जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वह बाधित ना हो और आप लोग अपने घर पे आराम से निरंतरता के साथ पढ़ाई के फ्लो में आ जाए। यही हमारा एक प्रयास है और इस प्रयास के चलते हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे क्लासेज जो है आपको टाइम टू टाइम आप हमारी जो एक टाइम टेबल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेज आपको उपलब्ध होती रहे। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके प्रत्येक नोटिफिकेशन सुविधाजनक रूप से प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।